नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको जॉब और जॉब से जुड़ी हर नवीनतम जानकारी सबसे पहले प्रदान करता रहेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब से हमने एक एचएससी और एसएससी को पैटर्न मानते हुए एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में हम प्राचीन इतिहास से शुरू कर रहे हैं। तो सारा प्राचीन इतिहास करेंगे हम वन बाय वन। हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल पढ़ लिया है। उसके बाद हम मौर्य काल को आज डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपने वो दो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। और हम पूरा जो मटेरियल है वो नहीं पढ़ रहे, हम बिल्कुल ही जो एग्ज़ाम में 80 से 90% तक पूछे जाने वाले सवाल हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो आप 90% पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वही सवाल आपके सामने लेकर हाजिर हैं। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो वैदिक काल का जो हमने पढ़ा, उसके अंदर अंतिम शासक नंद वंश का था घनानंद। तो घनानंद का अंत किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अब हम चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। तो ये कई बार एग्जाम में देखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पूछ लिया जाता है कि जन्म कब हुआ, 345 ईसा पूर्व से। और उन्होंने राजगद्दी कब हासिल की? 322 ईसा पूर्व में। तो ये उल्टे चल रहे हैं, ये आपको पता ही होगा कि हम जीरो से पहले की स्टडी कर रहे हैं, तब ये उल्टे चल रहे हैं कि 345 में उनका जन्म हुआ और 322 में राजगद्दी पर बैठा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बना, इसके लिए उनके गुरु का बहुत बड़ा हाथ है। उनके गुरु को पढ़े बिना हम इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इनके गुरु का नाम है चाणक्य। तो चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य शिष्य था और ये उनके टीचर थे। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिक्षक थे चाणक्य, उनका नाम क्या था? चाणक्य तो उनको बाद में कहा जाने लगा। आज भी जो कोई बहुत तेज आदमी है उसको हम चाणक्य कह देते हैं। उनका नाम था विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये उसके नाम थे। और चाणक्य तो उनको कहा जाने लगा। चाणक्य ने सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है, तो आप बच्चे बता देते हैं लेकिन चाणक्य की है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ये राजनीति से संबंधित है। यह अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वाली नहीं है। इसका नाम अर्थशास्त्र जरूर है, लेकिन ये राजनीति से संबंधित है। तो एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? ये राजनीतिक बातों से संबंधित है, मतलब इसमें राजनीति की बारीकियां बताई गई हैं। आगे देखिए, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पण थी। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि मौर्य वंश की मुद्रा क्या थी? मुद्रा पण थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया। सिकंदर हमने कल पढ़ा था, उसके जो सेनापति है उन्होंने इसके समय में आक्रमण किया था। तो इस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का क्या नाम था? उनका नाम मेगास्थनीज था। तो मेगास्थनीज था वह फिर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के पास ही रह गया, उसका सेल्यूकस निकेटर का सेनापति। आगे देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी लिखी हुई पुस्तक है? इंडिका है मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक है। तो इंडिका को आप वेस्ट से इतना याद रखिए, ये 100% पूछ ही जाएगी एग्जाम में, कोई इसका ऑप्शन नहीं है कि इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह किया था और इसने भारत में 8 महाजनपदों पर कब्जा किया था। कल हमने देखा था भारत के अंदर 16 महाजनपद थे, इसमें से 8 पर कब्जा किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि ये मौर्य वंश का संस्थापक था। इन्होंने 16 में से 8 पर कब्जा कर लिया था। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो राजा हैं वो जैन धर्म की ओर आगे चलेंगे। जो पहले के हमने जो वैदिक काल में पढ़ा वो बौद्ध धर्म की ओर थे, लेकिन इसमें भी बाद में अशोक और जो राजा आएंगे उन्होंने फिर से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आगे देखिए, इसकी मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु है वह कर्नाटक में हुई, यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। और कर्नाटक का स्थान का क्या नाम है? श्रवणबेलगोला। तो इसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बिंदुसार अगला शासक बना। कल हमने वैदिक काल में एक बिंबसार पढ़ा था। बिंबसार अलग है और बिंदुसार अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बिंदुसार है यह चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक है। बिंदुसार 998 ईस्वी पूर्व राजगद्दी पर बैठा। यह सन भी आप याद रखिएगा कि बिंदुसार राजगद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व। पुराणों के अनुसार बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब शत्रु का विनाश करने वाला, इसके नाम से इसको जाना जाता है। यह जैन धर्म का अनुयायी था।
बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुआ विद्रोह, इसमें अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। यहीं से अशोक एक महान राजा की ओर अग्रसर हुआ। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विरोध को दबाने के लिए किसको भेजा? अशोक को भेजा। अशोक उसमें राजा नहीं था, उसमें उसको भेजा गया था एक सेनापति के रूप में। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता। यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक ने वहां की प्रजा को विश्वास जीता। विश्वास जीतना ही राजा के लिए सबसे बड़ी बात होती है। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया। इसके बाद अगला शासक अशोक बना। तो बिंदुसार ने 10 महाजनपदों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अशोक राजगद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में अशोक राजगद्दी पर बैठा। इसके 8 साल बाद कलिंग युद्ध हुआ था। आपको पता है कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 में। ये 8 साल बाद। ये हम उल्टा पढ़ रहे हैं, उल्टा क्योंकि 0 से पहले की घटना है ये। तो 269 में राजगद्दी पर बैठा और 261 में उसने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग विजय के बाद उन्होंने युद्ध से संन्यास भी ले लिया था। पूरे मौर्य साम्राज्य में सबसे महाप्रतापी शासक था और इसके शासनकाल में शिलालेखों का बड़ा प्रचलन था। तो अशोक है, यह सबसे महाप्रतापी राजा था। मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा महाजन पदों पर कब्जा कर लिया था। यह सबसे महान राजा था और इनके टाइम में शिलालेखों का प्रचलन भी है। जैसे यहाँ आज हम टोपरा अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं तो वो सभी अशोक के दिए हुए हैं। अशोक से पहले इतने शिलालेख नहीं थे। अशोक ने सबसे ज़्यादा शिलालेखों का प्रचलन किया है। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फैन थेलर ने की और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा। ये दोनों नाम वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि खोज कब और किसने की और इनको पढ़ा कब और किसने। तो जेम्स प्रिसेप ने 1837 में पढ़ा और इनकी खोज 1750 में फैन थेलर ने की थी। ये दोनों नाम भी आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में अशोक जैन धर्म का अनुयायी था क्योंकि इनके बाप दादा भी बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, इसलिए जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इन्होंने शस्त्रों का त्याग कर दिया और अशोक ने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और इस वंश का अंतिम शासक भद्रथ था। मतलब जो अशोक है इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? उपगुप्त से। उपगुप्त बौद्ध धर्म का एक प्रचारक था, इसने इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जैन धर्म के थे, लेकिन अशोक है यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? तो उनके पुत्र का नाम अशोक था। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम अशोक था। आगे देखिए, राजा अशोक देवा नाम प्रिय के नाम से विख्यात है। तो राजा अशोक है, उनका दूसरा नाम देवा नाम प्रिय। मतलब प्रिय वो इस हिसाब से हो गया कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और बहुत ही एक राजा की तरह न रहकर एक सिंपल आदमी की तरह उन्होंने जीवन व्यतीत किया। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि बौद्ध इसका मौर्य शासन कितने वर्षों तक राज किया? तो मौर्य वर्षों ने 137 वर्षों तक राज किया। इनका जो टोटल टाइम पीरियड था सभी राजाओं को मिलाकर ये 137 साल था। और इस मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ। वृद्धरथ इसका सबसे आखिरी शासक था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। तो आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें, हमें बताएं इसके अंदर क्या और परिवर्तन की जरूरत है। आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। हम पूरी प्राचीन इतिहास को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम भूगोल पर चलेंगे। धन्यवाद साथियों।